जी स्टार्ट हो रही। ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये किसी भी आप अपर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की भी बात कर सकते हैं, लीस्ट इंटीजर फंक्शन की भी बात कर सकते हैं। 0 to 2 सपोर्ट करो आप इंटरवल ले लेते हैं, या चले छोटा काम करने के लिए हम 0 से 1 तक कर लेते हैं इसको। तो देखें अगर हम इसकी कोई भी पार्टीशन कंसिडर करते हैं, आप 0 से 0.5, 0.2, फिर सॉरी 0.1, 0.2 एंड सो ऑन 0.9 और 1। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे एफ ऑफ 0.1 माइनस माइनस एफ ऑफ 0, फिर अगला मॉड आपका क्या आ रहा होगा, आगे आ रहा होगा एफ ऑफ 0.2 माइनस एफ ऑफ 0.1, और इस तरह करके आप ये सारे मॉड लेके चल रहे होंगे। तो लास्ट वन आ जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0.9। तो अब आपको क्लियरली पता है कि ये अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो इसने 0.1 पे आंसर क्या देना है, 0 देना है। इसने 0 पे आंसर पे क्या देना है, 0 देना है। इसने इस पॉइंट पे आंसर 0 देना है, इस पे भी 0 आंसर देना है। सिर्फ इस पे इसने आंसर क्या देना है, 1 देना है। इस पे भी इसने आंसर 0 देना है। तो जब आप इन सब को सम कर रहे होंगे, इन सब को सम कर रहे होंगे तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0, और लास्ट वन एक आपका आ रहा होगा 1। तो ये आपका इधर से 1 आ गया। अब आप पार्टीशन चेंज भी करते जाएं, चेंज भी करते जाएं। सपोज करें इस पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग ना, जो वेरिएशन का सेट है ना, ए बी, या फर्ज करो 0 1 जैसे मैंने लिया हुआ है, ये 0 है ये 1 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक P1 पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। दूसरी पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग भी इसका आंसर क्या आना है, 1 आएगा उसकी रीज़न क्या है, एक ही क्योंकि आंसर, लास्ट पॉइंट एक ही आएगा। एक ही नंबर है जिस पे उसने 1 आंसर देना है, उसके अलावा बाकी सब पे उसने 0 आंसर देते जाना है। तो कोई भी पार्टीशन जी। हम कंसिडर करें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वेरिएशन कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ये आपके पास 1 इन्फिनिट सेट हो या फाइनाइट सेट हो, इसका सुप्रीमम क्या है, 1 1 है। वन। तो फंक्शन की वेरिएशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। 1 तो दैट्स वाई ये फंक्शन जो है ये क्या है, बाउंडेड वेरिएशन का है। बट ये क्या कंटिन्यूस है, नो से तो ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ही बनेगा। ग्रेट जी। ये 1 1 अप टू so on चलता जा रहा है, तो इसकी जो लिमिट है 1 पे अप्रोच करेगी। नहीं 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 अक्सर आप किस चीज़ को किसके साथ कंफ्यूज कर रही हैं, ये तो एक सेट है, ये तो आंसर्स हैं, हम इनको तो नहीं देख रहे। ये तो 1 1 1 इसकी मैक्सिमम, हम सुप्रीमम की बात कर रहे हैं ना। कोई भी पार्टीशन ले, इसका मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है, 1 आ। 1 आ सकता है। सीक्वेंस को हम नहीं देख रहे, हम तो ये देख रहे हैं कि इसका मैक्सिमम नंबर क्या होगा। इसका मैक्सिमम नंबर सही। 1 ही होगा, मिनिमम नंबर भी 1 होगा, मैक्सिमम नंबर भी 1 ही होगा। इस इंटरवल की कोई भी पार्टीशन ले लें, ठीक है। जी तो सर। ये जो फंक्शन है ये क्या हो गया, बाउंडेड वेरिएशन का हो गया। बट ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है। तो वो दोनों यही उधर इन दोनों रिजल्ट्स के अंदर यही बता रहा है कि अगर बाउंडेड वेरिएशन का हो जरूरी नहीं है कंटिन्यूस हो। डज नॉट इम्प्लाई कंटिन्यूटी। और ऊपर वाली एग्जांपल में हमने क्या कहा था, कंटिन्यूटी डज नॉट कंटिन्यूटी डज इम्प्लाई नॉट इम्प्लाई बाउंडेड बाउंडेड वेरिएशन। वेरिएशन। अगर डेरिवेटिव जो है वो फंक्शन का एग्जिस्ट करे और बाउंडेड हो, देन फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का होता है। फंक्शन का अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव, किसी इंटरवल के ऊपर सॉरी किसी इंटरवल के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए और उस इंटरवल पे वो बाउंडेड भी हो, देन हम ये कहते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या है, बाउंडेड वेरिएशन का है। अब ज़रा अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं सर। ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हम इसको चेक कर चुके हैं। तो ये बाउंडेड वेरिएशन का भी नहीं होगा। तो ये भी एक टेक्टिक होती है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं हम कोई ना कोई रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं और हम फ़ौरन से कह देते हैं कि आगे होल्ड नहीं करेगा इसके ऊपर वो कंडीशन। ये ये कभी आपको समझ आई है कि सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, शायद मैंने अक्सर आप लोगों को क्लास में बताई हो, आपको नहीं तो हफ्सा और बुशरा लोगों को ज़रूर बताई होगी।
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, वो कहते हैं बाउंडेडनेस जो डेरिवेटिव की बाउंडेडनेस है ये सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो ये वेक्टर एनालिसिस में बात पड़ी है। नहीं वो तो है, ये तो प्योर मैथमेटिक्स में कई जगहों पे थ्योरम के अंदर बात आ जाती है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन। इसका मतलब क्या होता है आम अल्फाज में कि जो डेरिवेटिव का बाउंड होना है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है इस रिज़ल्ट के अंदर, लेकिन अगर वो हो जाए तो काफ़ी हो जाता है। इसकी बड़ी हमें मज़े की एग्जांपल दी थी टीचर ने, लॉजिक एंड वो जब हमारा सब्जेक्ट था उसके अंदर, क्योंकि ये टॉपिक भी उनका ही है, मैथ्स वालों का काम होता है, हम तो यूज़ कर रहे होते हैं कि एक बॉक्स में कोई डॉग है या कैट आप सपोज कर लें, तो अगर मैं कहता हूँ बॉक्स में कैट है तो ये सफिशेंट है ये कहने के लिए कि बॉक्स में एनिमल है। अगर मैं कह देता हूँ कि बॉक्स में कैट है तो अगली स्टेटमेंट आप फ़ौरन से कह सकते हैं कि बॉक्स में एनिमल है, ठीक है, ये सफिशेंट कंडीशन बन गई उसके लिए, एनिमल होने के लिए सफिशेंट हो गया। बट अगर मैं कह देता हूँ कि बॉक्स में एनिमल है तो उसके लिए नेसेसरी अगली स्टेटमेंट कौन सी होगी, तभी कैट की तरफ जा सकते हैं। अगली अगर मैं स्टेटमेंट दे दूँ साथ कि कैट भी है तो फिर आपकी वो नेसेसरी कंडीशन बन जाती है। कैट कहना ज़रूरी है, एनिमल कहना ज़रूरी नहीं है नहीं समझ आई बात की? एक बार कुछ फिर कुछ से चाहिए। हम्म, जी एक बार फिर से बता दें कैट वगैरह की समझ। बॉक्स में कैट है, आपके माइंड में एनिमल आ गया हाँ जी तो ये सफिशिएंट होगी। सफिशिएंट हो गया। मैं कहते हैं बॉक्स में एनिमल है, आप कह सकती हैं यहाँ पे कैट है, नहीं कह सकता, एनिमल्स तो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए कैट होने के लिए नेसेसरी जो स्टेटमेंट है वो मुझे आगे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनिमल के लिए नेसेसरी कंडीशन आगे कैट हमें बोलनी पड़ेगी, बट कैट के लिए एनिमल होना सफिशेंट है, ठीक है। कैट कह दिया सफिशेंट है, बस हमने एनिमल को कवर कर लिया। कैट कह दिया तो हमने कवर कर लिया एनिमल को, ठीक है। बाउंडेडनेस कवर कर लिया उसकी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, जिस तरह एनिमल कहने के बाद ज़रूरी है कि कैट कहूँगा तो आप कैट उसको मानेंगे, ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे ज़रूरी है, एनिमल के बाद कैट कहना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन सफिशेंट में क्या होता है कि वो कहीं या ना कहीं ऑटोमेटिकली वो होल्ड कर रही होती है, मतलब बाउंडेडनेस हो या ना हो, डेरिवेटिव जस्ट एग्जिस्ट कर जाए तो वो बाउंडेड वेरिएशन बन जाती है आगे, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज़ नेसेसरली बाउंडेड, कि फंक्शन जो है अगर बाउंडेड वेरिएशन का है तो वो ज़रूर क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। प्रॉपर्टीज़ आगे इसकी हैं, सम अगर लें, दो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन के अगर उनका सम लें तो वो भी बाउंडेड वेरिएशन के होते हैं, अगर उनका डिफरेंस ले लें वो भी बाउंडेड वेरिएशन के होते हैं। इनकी जो ये नोटेशन है ये भी ज़रूर माइंड में रखें, वहाँ पे अगर नोटेशन की फॉर्म में आ जाए तो वो भी आपको ज़रूर माइंड में होना चाहिए। बेसिकली डिफरेंस की शक्ल में वो ये बात कहने की कोशिश कर रहा है, वी ऑफ एफ माइनस जी इज़ लेस आर इक्वल टू वी ऑफ एफ प्लस वी ऑफ जी। आगे if f and g are monotonically increasing on this then f minus g is of bounded variation। रिजल्ट्स याद रखें, अगर c कांस्टेंट है उसको अगर हम उसके साथ सब्ट्रैक्ट कर लें फिर भी उसकी जो टोटल वेरिएशन है वो क्या होगी, बाउंडेड ही रहेगी। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट जो है, अगर दो फंक्शंस बाउंडेड वेरिएशन के उनकी प्रोडक्ट लें तो वो अगेन बाउंडेड वेरिएशन के बन जाते हैं अच्छा, डिवीजन में हम ये चीज़ होल्ड नहीं कह सकते, उसकी रीज़न उसने दे दी है ना कि जैसे प्रोडक्ट में तो होल्ड कर रहा है बट डिवीजन में पॉसिबल ज़रूरी नहीं है कि दो फंक्शन अगर बाउंडेड वेरिएशन के उनको डिवाइड करने से भी वो बाउंडेड वेरिएशन के ही रहें। उसकी रीज़न उसने ये दे दी है कि सम टाइम ऐसे भी होता है कि एक फंक्शन अगर ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है उसका रेसिप्रोकल तो हम नहीं ले सकते। फर्ज करो एफ़ और जी दो फंक्शंस हैं, अगर जी ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है तो एफ़ डिवाइडेड बाई जी हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, तो बाउंडेड वेरिएशन तो बात की बात है इसी तरह अगर f जो है वो
ज़ीरो का अप्रोच कर रहे हैं तो जी डिवाइडेड बाई एफ हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो इस पैराग्राफ में उसने ये बात करने की कोशिश की है। ये देखें स्टेटमेंट उसकी है, देयरफॉर टू कंसिडर कोशेंट वी अवॉइड फंक्शंस हुज वैल्यूज बिकम आर्बिट्रेरी क्लोज टू ज़ीरो। मतलब ऐसे फंक्शन हम नहीं लेते होते जिनकी वैल्यू ज़ीरो के करीब ज़ीरो हो जाए। आगे ये रेसिप्रोकल के बारे में उसने खुद आगे कंडीशन लगा दी है कि एक फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है और साथ उसके ऊपर एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि उसकी जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर है, मतलब वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, वो ज़ीरो से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है उसकी तमाम वैल्यूज़। देन हम ये कह सकते हैं कि 1/, जो एफ होगा वो भी क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन का होगा। ठीक है, ये क्लियर हुई है जी चीज़। सर। यस सर। पैराग्राफ को उसने आगे थ्योरम के अंदर भी सारा बता दिया है। अगर फंक्शन जो है बाउंडेड वेरिएशन के किसी इंटरवल के ऊपर, तो उस इंटरवल को भी हम ब्रेक कर सकते हैं और फिर भी वो इंटरवल के ऊपर क्या कर सकते हैं, उसको हम सम की शक्ल में लिख सकते हैं, दो वेरिएशंस के सम, ए से सी और सी से बी वेरिएशन का सम लिख सकते हैं। इसमें जस्ट क्या किया जाता है, दो उसकी पार्टीशन दो कर दी जाती हैं। वेरिएशन फंक्शन में हम क्या करते हैं, जो हम पहले क्या ले रहे थे, ए से बी ले रहे थे ना इंटरवल, अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक पॉइंट पिक कर लेते हैं और जो इंटरवल है उसको हम वेरिएट कर देते हैं। इंटरवल को वेरिएट कैसे करते हैं कि हम अपर लिमिट को एक्स कर देते हैं कि कुछ भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है, बी से कम कुछ भी हो सकता है। तो अब ये आपके पास वेरिएशन फंक्शन बन जाता है। पहले मतलब एक वेरिएबल जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वो उसकी वेरिएशन भी चेंज होती जाएगी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वेरिएशन उसी के लिहाज से चेंज होती जाएगी, इसलिए इसको वेरिएशन फंक्शन कहते हैं। अब इसकी जो 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर चीज़ क्लियर ना हुई हो तो फ़ौरन से पूछा करें साथ साथ। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है क्योंकि अगर हम x2 ग्रेटर देन x1 लेते हैं तो वेरिएशन ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन वेरिएशन ऑफ f ऑफ x1। इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। वेरिएशन फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये चीज़ क्लियर हो रही है? जी सर। मारिया, साजिदा, जी अमारा। जी सर। सही, आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? जरीश। क्या कर रहा हूँ? आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं? बुक नहीं, ये मैथ सिटी के नोट्स हैं। तकरीबन ये पूरे पंजाब में मैंने देखे, हर यूनिवर्सिटी में यही पढ़ाए जाते हैं। ये ओके सर। बार्टल की बुक को फॉलो करके बनाए गए। ठीक। करेक्टराइजेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन मींस इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, जो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन के होते हैं उनकी A function of bounded variation is expressible as the difference of two monotonically increasing function। जस्ट इसकी स्टेटमेंट याद रख लें, दो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जो फंक्शन होते हैं उनकी डिफरेंस की शक्ल में लिखा जा सकता है। कोई भी अगर बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है तो उसको दो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की डिफरेंस की शक्ल में लिखा जा सकता है। ये इफ़ एंड ओनली इफ के साथ आ गया वही स्टेटमेंट ऊपर वाली। अगर वो दो मोनोटोनिक फंक्शन की डिफरेंस की शक्ल में लिखा जा सकते हैं, वो बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है। अगर वो बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है तो वो लिखा जा सकता है। इफ़ एंड ओनली इफ के साथ ये स्टेटमेंट आ गई है। अच्छा जी, इसको छोड़ें, इसको इतना खास नहीं देखने की ज़रूरत। अब ये वेरिएशन फंक्शन जो हमने ऊपर बात की है, वेरिएशन फंक्शन v ऑफ x, उसकी कंटिन्यूटी की बात, क्योंकि वो फंक्शन है, फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वो v ऑफ x कंटिन्यूस कब होगा, जब f ऑफ x उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। जिस पॉइंट पे f ऑफ x मीन जो मेन फंक्शन है वो अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो उसका जो वेरिएशन फंक्शन बनेगा वो भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूस ही होगा। ये देखें, ये आगे उसने दैट इज़ में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। A point of continuity of f of x is also point of continuity of v of x and conversely। ये बात करने की कोशिश कर रहा है। ये देखें, उसने थोड़ा सा और जनरलाइज कर दिया, पॉइंट से इंटरवल पे चला गया। अगर एक फंक्शन इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो उसके वेरिएशन फंक्शन जो है वो भी इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा।
अब इसको उसने शो किया हुआ है कि ये बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है। इसके डेरिवेटिव लें, उसने डेरिवेटिव लिया है। देखिए ना रिज़ल्ट क्या था, डेरिवेटिव वाला रिज़ल्ट क्या था, याद करें। डेरिवेटिव वाला जो ऊपर हमने रिज़ल्ट किया वो क्या था? सर अगर डिफरेंशिएबल है तो बाउंडेड वेरिएशन होंगी। डिफरेंशिएबल और साथ बाउंडेड भी हो, ठीक है, दोनों कंडीशन उसके ऊपर हमने लगाई थी यहाँ पे। अच्छा ये देखें, उसने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव क्या आ गया 2x साइन 1/x माइनस साइन x। तो ये देखें, इसको जब हम चेक करते हैं साइन x का आंसर मैक्सिमम क्या आएगा 1 आएगा, और इसका मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है, लिखा हुआ तो है लेकिन मुझे इसकी रीज़न आप लोगों ने बतानी है। मैं जस्ट इसकी बात कर रहा तो हूँ। मतलब 1/x का आ रहा है ना, 1 तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 हो जाएगा। और फिर अगले साइन x का भी मैक्सिमम 1 आ रहा है। x नहीं, वो तो 1 आ रहा है, 2x साइन 1/x, इसका आंसर मैक्सिमम 2 क्यों आएगा? 2 मतलब साइन 1, अच्छा x भी है। हमारा साजिदा बुशरा हफ्सा। से x 0 से 1 तक है ना मैक्सिमम। जी हमारा ठीक कह रही हैं आप, x 0 से 1 तक है, दैट्स वाई ये जो है इसका x 2 टाइम्स ये जो भी है इसका मैक्सिमम आंसर 1 आ सकता है। तो 2 जी को सर। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें वो 2, ठीक है, तो ओवरऑल आंसर इसका 3 आएगा। तो डेरिवेटिव बाउंडेड हो गया, दैट्स वाई f डैश ऑफ f जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का हो गया। अब इसमें आप ये उसको दूसरे वे से चेक कर रहे हैं। अब अगर वो जो डेरिवेटिव वाला थ्योरम था इफ़ एंड ओनली इफ के साथ होता तो हम क्या करते हैं, हम इसको जस्ट ये चेक करते कि देखिए जी यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट्स वाई वो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। बट वो इफ़ एंड ओनली इफ नहीं थी, वो नेसेसरी कंडीशन नहीं थी, वो सफिशेंट थी उसके लिए, नेसेसरी नहीं थी, ठीक है। दैट्स वाई हम इसको नहीं यूज़ कर सकते डेरिवेटिव को यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है, नॉट। अगर येस प्रूव करना होता तो फिर हम डेरिवेटिव को यूज़ किया है, ऊपर भी किया है, यहाँ पे भी कर लेते, बट यहाँ पे हमने नॉट प्रूव करना है तो हम वो डेरिवेटिव वाला थ्योरम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक साइड ट्रू है दूसरी साइड ट्रू नहीं है। ये यहाँ पे एंड हो गया 8th चैप्टर। इम्प्रॉपर इंटीग्रल। मुझे नहीं लगता आप लोगों को यहाँ पे कोई क्वेश्चन होगा, जिस हद तक हमने कैलकुलस में इस चीज़ को डिस्कस किया है। अगर लिमिट्स इन्फिनिट हो जाए तो वो फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और अगर फंक्शन अनडिफाइन हो जाए किसी पॉइंट पे तो वो सेकंड काइंड का कहलाता है। फिर भी किसी जगह में ये सारी आगे रोटेट करते रहे, पी टेस्ट है 2-3 जगह पे हम कर चुके हैं इसको। 1 से इन्फिनिटी अगर हो तो p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करता है, और अगर 0 से 1 तक हो तो p लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज करता है। कंपैरिजन टेस्ट, अगर दो फंक्शन लेस आर इक्वल टू हैं, अगर जो ग्रेटर फंक्शन है उस वो कन्वर्ज कर जाता है तो लोअर फंक्शन भी जो का है वो कन्वर्ज कर जाता है। ग्रेटर फंक्शन अगर कन्वर्ज करता है तो लोअर जो लेसर फंक्शन है वो भी कन्वर्ज करता है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, दो फंक्शंस को डिवाइड करें, उनकी लिमिट लें, अगर 1 आ जाती है दोनों कन्वर्ज करेंगे या दोनों डाइवर्ज करेंगे, या दोनों कन्वर्ज करेंगे या दोनों डाइवर्ज करेंगे। ये भी एक रिज़ल्ट है। ये वैसे कैलकुलस में हम कर के आ चुके हैं ना, कि अगर दो फंक्शंस की जो है लिमिट लें डिवाइड करने के बाद वो कांस्टेंट सी नंबर आ जाए, ज़ीरो के अलावा कुछ आ जाए,
तो जो डिवीजन में फंक्शन आ रहा है उसकी जो कन्वर्जेंस है वो इम्प्लाई कर देगी दूसरे की कन्वर्जेंस को। अगर मॉड लेके वो कन्वर्ज कर जाए तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस जो है वो जनरल कन्वर्जेंट को इम्प्लाई करती है। अगर एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट हो तो वो वैसे भी कन्वर्ज करेगा। if integral is said to converge absolutely if mod converges, it is said to be convergent conditionally। अगर मॉड के बगैर कन्वर्ज करे बट मॉड के साथ डाइवर्ज कर जाए तो उसको कंडीशनली कन्वर्जेंट। टर्म्स नई नहीं है, सीक्वेंस वाले चैप्टर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ये रीमान इंटीग्रल की तरफ चले जाता है, छोड़ दे बेशक इसको। कॉशी कंडीशन, कॉशी कंडीशन क्या है? ए से इन्फिनिटी तक आपके पास है, वैसे ये भी वैसे रीमान की कंडीशन है। हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल को क्वेश्चन के लिहाज से इनके थ्योरम्स देखने हैं, इस लिहाज से देखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड काइंड क्या होती है? फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे अनडिफाइन हो जाए, इंटरवल के अंदर किसी पॉइंट पे अनडिफाइन हो जाए तो सेकंड काइंड कहलाती है। और हाँ जी, इसमें ये पी टेस्ट का आ गया जो मैं ऊपर भी आपसे बात कर रहा था। ज़ीरो से सम नंबर तक अगर आ रहा हो फंक्शन, क्योंकि अनडिफाइन हो जाता है किसी पॉइंट पे, दैट्स वाई हम वहाँ पे अभी एक कन्वर्ज कब करेगा, इसमें कन्वर्ज उस वक्त करेगा जब पी लेस दैन 1 होगा, और डाइवर्ज करेगा अगर पी ग्रेटर दैन 1 होगा। इंटीग्रल को ब्रेक भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो है, इसको अगर आप देखें तो ऊपर वाले केस में भी ये डिस्कस किया गया और अभी इस केस में भी डिस्कस किया गया। ऊपर वाले केस में क्यों डिस्कस किया गया था? इसकी एक लिमिट इन्फिनिटी आ जाती है। इस केस में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ज़ीरो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, तो फंक्शन ये अनडिफाइन हो जाता है ज़ीरो पे, पॉसिबल है। सिमिलरली जो ये चीज़ है इन्फिनिटी अगर पावर आ जाती है तो फिर ये वैसे ही इन्फिनिटी फर्स्ट काइंड बन जाती है। तो ये दोनों केसेस के लिए डिस्कस किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दोनों जो रिज़ल्ट्स हैं वो याद रखें। अगर यही इंटीग्रल जो है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये जनरल इसका रिज़ल्ट यहाँ पे याद रख लें कि ये कन्वर्ज कब करता है? जब p पॉजिटिव हो। इसमें जो p इन्वॉल्व हो रहा है अगर वो पॉजिटिव हो तो ये फंक्शन कन्वर्ज करता है। और ये कौन सा फंक्शन है? स्पेशल टाइप का इंटीग्रल है। हाँ जी, जिसको मैंने येलो किया पता हमारा अक्सा मारिया, हमारा नहीं आवाज़ आ रही मेरी? साजदा, हमारा आपकी बात हुई है जिस तरह उस दिन आदिल साहब कह रहे थे कि आप चौथे कमरे से बोल रही हैं। आप वो चौथे कमरे से बोल रही हैं। सर वो हैंड्स फ्री लगाए रहते हैं तो माइक का मसला बन जाता है। गैमा फंक्शन है, p की जगह t पुट करें, x पावर t माइनस 1 e पावर माइनस x, गैमा फंक्शन है। ठीक है, जी सर, याद जी आ सर, यस सर, आ गया। यूज़फुल इंटीग्रल, ये इंटीग्रल्स इसके याद रखते जाएं बेशक आप लोग। अगर इस टाइप का अगर पावर n आ जाती है, अब देखें ये फंक्शन जो डिनोमिनेटर में आ रहा है आपको पता है x माइनस ए पे अनडिफाइन है, ए पे अनडिफाइन है, दैट्स वाई ये
इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। इसको सॉल्व किया उसने, सॉल्व करके इसका आंसर ये कन्वर्ज कब करेगा, जब n लेस देन 1 हो। ठीक है, ये रिजल्ट्स इसकी याद रखते जाएं बेशक, कि कब कन्वर्ज करेगा, जब n लेस देन 1 हो। अब इसमें देखें बहुत सी इसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, n को चेंज करें क्वेश्चन बन सकता है, आप a की वैल्यूज़ को चेंज करें क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जनरल रिजल्ट्स आपके माइंड में फ़ौरन से आने चाहिए, तभी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है पेपर में। अब देखें ये रिजल्ट्स आ गए ना इसमें, x पावर 1/3 और 0 पे अनडिफाइन हो रहा है, तो पावर देखें 1/3 लेस दैन 1 है, 1/3 लेस दैन 1 है, ये कन्वर्ज करेगा, यहाँ पे ये डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा सेकंड पार्ट, डाइवर्स करेगा, डाइवर्ट करेगा। थर्ड पार्ट कन्वर्स करेगा। अब देखिए थर्ड पार्ट में दोनों चेक करने हैं आपने, 1 पे भी चेक करना है और 0 पे भी चेक करना है, क्योंकि दोनों के लिए ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन, 0 पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और 1 पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो दोनों के लिए आपने फ़ौरन से टिक नहीं कर देनी। हो सकता है आपको 0 नज़र आ रहा हो, 1 ना नज़र आ रहा हो, तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करें, ठीक है आपने दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग या मतलब कन्वर्ज करेगा। आगे क्वेश्चन और भी अच्छा ये नहीं, ये हो गया। और उन्होंने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वैसे यूज़ किया है, ये उन्होंने जनरली डिस्कस कर दी है। x पावर m-1 1 माइनस एक्स पावर n-1, वही ऊपर जो रिज़ल्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी के जनरल रिज़ल्ट आ गए। अगर पावर जो आ रही है m-1, अगर वो m और n दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। देखिए ना, अगर m और n जो हैं फर्ज करें मींस ओवरऑल जो पावर है x की वो नेगेटिव हो जाएगी, तो ज़ाहिर बात है x डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 0 पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। सिमिलरली n-1 अगर नेगेटिव आ जाता तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 1 इज़ भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो n और m पे ही उसने कंडीशन लगा दी है, n और m जो है वो अगर पॉजिटिव होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मीन्स इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज कन्वर्ज नहीं करेगा। अब पॉजिटिव में कुछ भी हो सकते हैं, जस्ट उसने पॉजिटिव की कंडीशन लगाई है, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, नॉन फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। आगे इसने सारी इसकी कंडीशन चेक की हुई हैं। अब ये रिजल्ट्स भी याद रखें, शो दैट द फॉलोइंग। अब देखें ना फिर से वही कि इनको प्रूव कैसे करना है, उससे पहले ये तो याद रख लेना कि ये है क्या। अगर फर्ज करो पेपर में किसी क्वेश्चन का मेथड नहीं याद आ रहा, उसकी बजाय बेहतर नहीं है कि आप उसको याद रख लें, उसका रिज़ल्ट याद होगा तो फ़ौरन से आप टिक कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 1/x कन्वर्ज करता है, साइन स्क्वायर x/x² कन्वर्ज करता है, x log x ओवर 1 + x² कन्वर्ज करता है। सिमिलरली आगे भी। अब ये पहले वाला अगर आप चेक करना चाहें, पहले वाला कन्वर्ज कैसे करता है, देखें साइन स्क्वायर 1/x, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आप फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप लगा सकते हैं। देखिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हम क्या कह रहे थे, f(x) हम ले लेते हैं साइन स्क्वायर 1/x और g(x) मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1/x² ले लेता हूँ, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी ये क्या आ जाता है 1 आ जाता है। अब क्या है, अगर ये कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज करेगा। थ्योरम जो आपका लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो यही कहता है, इफ़ दिस कन्वर्जेस देन दिस कन्वर्ज। अब ये ज़रा देखें 1 to infinity 1/x² dx, जी जल्दी से बताइए कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? कन्वर्ज करेगा, p ग्रेटर दैन। हाँ जी। सो बाकी पार्ट्स भी आप इस तरह से देख सकते हैं इस केस में। अब यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट इन्होंने की है, साइन स्क्वायर x ओवर x² इज़ लेस और इक्वल टू 1/x²। ये ज़रा देखें
तो ये भी कन्वर्जेंट आगे चेक कर लें। ग्रेटर फंक्शन कन्वर्ज करेगा तो लेसर फंक्शन भी कन्वर्ज ही कर जाएगा। इसमें भी कंपैरिजन टेस्ट log x इज़ लेस दैन x log x इज़ लेस दैन x स्क्वायर बाई, और ये आगे अब इस चीज़ को उसने चेक कर लिया, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसको सॉरी ये प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है ना, 0 to 1 x स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो प्रॉपर इंटीग्रल है। तो प्रॉपर इंटीग्रल तो हमेशा कन्वर्जेंट होता है, मसला तो इम्प्रॉपर पे आता है। ये तो डेफिनेट इंटीग्रल आ जाता है ना, ये वाला, ये जो इंटीग्रल है तो डेफिनेट इंटीग्रल है, तो ये तो हमेशा इसका वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन है वो अलग चीज़ है, बट ये तो कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अगर कैलकुलेट किया जा सकता है इसका मतलब ये है कि कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट होने की वजह से दूसरा भी कन्वर्ज कर जाएगा। इसी तरह आगे ये मैं स्लाइड्स शेयर कर देता हूँ, बल्कि मैं पूरा फोल्डर ही शेयर कर दूँगा, ये आप लोग खुद इसको देखेंगे। ये जो चीज़ है ये इसको हम स्टार्ट में देख चुके हैं, नोट उसने बस बना दी है, ठीक है जी। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, अच्छा जी मैंने आप लोगों से एक चीज़ एक बात करनी थी, मुझे कुछ जो है ना एक हफ्ते के लिए कुछ मसरूफियत है। वैसे तो मेरी कोशिश थी कि 30 से पहले मैं ये जैसे रियल का कोर्स है और साथ डीजी का कराना है तो कंप्लीट कर दूं, बट थोड़ी सी मसरूफियत है मेरी, तो मैं 3-4 दिन क्लासेस नहीं ले सकूँगा। तो मैं इसके बाद जो है वो 5 अक्टूबर के बाद मैं आप लोगों की क्लासेस लूँगा। ये 2-3 चीज़ें रह गई हैं, इनको मैं वहाँ पे आपको कवर करा दूँगा, ठीक हो गया। ये अब आपके पास फॉर्म है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ एक बुक शेयर कर रहा हूँ, बुक में से आप लोगों ने क्या करना है, बुक में से मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने उसमें से करना क्या है। कैलकुलस हम सारी कर चुके हैं, उसमें आपकी ये जो बुक है ना इसकी जस्ट मैं आपको इम्पोर्टेंस बता देता हूँ, ये किस लेवल की बुक है। ये बुक है GRE की, GRE, कुछ लोग इसको ग्री बोलते हैं बट ग्री नहीं है, GRE ही इसका नाम है, GRE। ये टेस्ट जो है ना, जैसे आप लोग पाकिस्तान में गैट देते हैं, गैट आप लोग तकरीबन सब ने एक बार ज़रूर अटैम्प्ट दिया होगा। गैट सब्जेक्ट होता है, गैट जर्नल होता है, ठीक है। ये GRE उस जो है ना गैट का, ये समझ लें कि बाप होता है टेस्ट में अगर वो बेटा हो ना तो ये उसका बाप है, GRE जो होता है, ठीक है। मैथ्स में ये बाकी दुनिया का सबसे मुश्किल टेस्ट होता है, और अमेरिका में अगर इस टेस्ट में इसमें टोटल मार्क्स होते हैं 340, MCQs तो आते हैं बट वो उसका ओवरऑल जो मार्क्स होते हैं वो 340 होते हैं। अगर आपका इसमें स्कोर जो है वो 310 से अबव हो जाता है ना, सॉरी 400 मार्क्स का होता है, 310 320 के राउंड अबाउट अगर आपका स्कोर आ जाता है ना, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा 340 होता है या 400 होता है, तो 310 या 320 के राउंड अबाउट अगर इसमें आपका स्कोर आ जाता है तो आपका करोड़ों में स्कॉलरशिप लगता है अमेरिका का। मेरे एक सीनियर हैं, वो ये स्कॉलरशिप अवेल करके इस वक्त अमेरिका में है, एक जगह से PhD कर रहे हैं वहाँ पे, मुझे सिटी का नाम नहीं या स्टेट कौन सी उनकी, वहाँ से वो PhD कर रहे हैं स्कॉलरशिप पे। और गेस करें उनका स्कॉलरशिप कितने का है? सर आप ही बता दें। हम लाखों तक सोचते हैं ना, कि 4 लाख होंगे, 5 लाख होगा, 3 साल का उसको मिलेगा, उसका 3 साल के लिए उसको 3 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप मिलना है, और वर्ल्ड टूर उसको होना है साथ साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ में हो जाएगा। मैथ्स के सेमिनार्स होंगे या बाकी सब्जेक्ट्स के सेमिनार्स होंगे, वो फ्री में अटेंड करेगा, और जो उसका एक्सपेंडिचर्स हैं, फ़ीस है, हॉस्टल है, ये वो, उसके लिए उसको 3 साल में 3 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप मिलेगा। दुनिया का महंगा तरीन स्कॉलरशिप होता है PhD के लिए, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप उसका नाम होता है। तो उसमें ये बुक यूज़ की जाती है उसकी तैयारी के लिए। ज़ाहिर बात है इसलिए तो यहीं से ही आएंगे, बट एक तैयारी के लिए आपको पता होता है कि तैयारी के लिए कुछ बुक्स होती हैं हर टेस्ट के लिए, तो ये बेस्ट बुक उसके लिए जो है प्रिंसटन की है। एक और भी है, मुझे नाम फिर भूल जाते हैं, एक और भी इनका पब्लिशर है, बट प्रिंसटन भी एक पब्लिशर है इसका। तो इसमें से अब आपने क्या करना है, आपने उसकी तैयारी करनी है तो ज़रूर करें, बट इधर PPSC के लिए आपने इसमें क्या करना है, ये टॉपिक्स आप सारे इसके कवर कर चुके हैं,
अगर आप इसका पहले चैप्टर देखें ना प्री कैलकुलस में, फंक्शंस एनालिटिकल ज्योमेट्री, पोलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथम्स, कैलकुलस 1, इसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, और इसमें आपने अपने हद तक ही रहना है। मतलब अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसकी तरफ आपने नहीं जाना, आपने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज यहाँ पे गिवन है वहीं तक आपने रहना है। आपने इसको सॉल्व करना है, 5 दिन है आप लोगों के पास। तो आप लोगों ने इसके पहले 3 चैप्टर्स जो जैसे ये कैलकुलस 3 तक आ रहा है ना, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपने जी सर। ओडी तक ही रहना है, ओडी तक ही रहना है। ओडी से आगे जाएंगे तो फिर मैं आपके लोगों के साथ नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ा ही नहीं अभी तक सब्जेक्ट। आदिल साहब ने आपको कराया तो उन्होंने पढ़ लिया, मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तो मैं आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम भी आ जाती तो फिर मैं आपको शायद गाइड ना कर सकूं। तो यहाँ तक आप लोगों ने 5 तारीख तक करना है इसका, ठीक है। इसमें कुछ पढ़ने वाला आप लोगों के लिए नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको लग समझ जाएगी, वो कहते हैं ना लग पता जाएगा कि मैथ होती क्या है। तो मेरे एक और दोस्त हैं वो तैयारी करवा रहे हैं, उन्होंने तो मुझे पहले दिन ही यही कहा था कि आप ये बुक फॉलो करें स्टार्ट से। बट मैंने ये भी देखना था कि स्टूडेंट्स को पहले मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप में से भी थे, कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़े हुए थे। अब ये ज़रा पहले एमसीक्यू देखें, इसके रूट क्या होंगे, आगे ये आपकी इनइक्वालिटी गिवन है, आगे ये मॉड फंक्शन है, इसको सॉल्व करना है आपने। असल आपको लग पता जाएगा इस क्वेश्चन पे आके 4 पे। ऊपर से तो आप कह रहे हैं ये हलवा है, एक किस्म का 10वीं क्लास के क्वेश्चन हैं, बट आपको 4 क्वेश्चन में आके समझ लगेगी कि क्या मैथ होती क्या है। सही है जी। यस सर। ठीक है जी, मैं आप लोगों के साथ ये बुक शेयर कर दूंगा। 2 बुक्स हैं इसकी, एक ही बेशक आप फॉलो कर लें। तो एक ये 4th एडिशन है, दूसरी जो बुक है वो 3rd एडिशन है। मैं तो कहता हूँ 4th एडिशन कर लें, मेरे साथ डिस्कस कर लेंगे 4th, और 3rd एडिशन आपके अपने ज़िम्मे होगा, वो आप लोग खुद अपने बिहाफ पे करेंगे। ठीक है जी। जी सर। सो आज से जी आप सर। लोगों की 5 दिन की ब्रेक है मेरी तरफ से, और बाकी जो आदिल